बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अच्छा बेटा, प्रीवियसली लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन डिस्कस की थी, ये टोटली उसी के बेस के ऊपर जो है ना इसकी रेलेवेंस है। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो स्टेबल किस तरीके से है, हम लोगों ने इसको ज्यादा जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। अभी सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स हैं इसकी स्टेबिलिटी के हवाले से वो हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। और सबसे पहला क्या है, बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्शंस जब एक्यूर के पढ़े थे तो उसमें भी ये चीज डिस्कस की थी। जब ऑब्जेक्शंस पढ़े थे उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बेंजीन जो है उसने ये बोला था कि उसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, यानी कि हाईली अनसैचुरेटेड है। तो कक्यूल ने बोला था कि हाईली अनसैचुरेटेड है, जिसका मतलब क्या होगा कि वो अनस्टेबल होगा। लेकिन रियल में क्या होता है, बेंजीन स्टेबल है। तो बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, बहुत ज्यादा बड़ी हद तक जो है वो बेंजीन स्टेबल है। उसके रीजन क्या है, उसके रीजन है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बेटा हम लोगों को याद हो तो कैक्यूल ने ये बोला था कि उसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, और जो 3 डबल और अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं उसकी वजह से वो अनसैचुरेटेड बन जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जितने डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे उतनी अनसैचुरेशन जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जब अनसैचुरेशन बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन बेंजीन जो है वो स्टेबल है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑल अराउंड द रिंग। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके 6, वो 6 के 6 उसके सारे रिंग के साइडों की तरफ जो है रोटेशन करते हैं। उसी रोटेशन की बुनियाद के ऊपर बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हासिल करता है। क्योंकि हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि अगर कोई डीलोकलाइजेशन हो, कोई भी बंदा गैर मुकामी हो, यानी कि वो अभी एक जगह पर बैठा था, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पर, फिर थोड़ी देर बाद तीसरी जगह पर, फिर चौथी जगह पर, फिर 100, जैसे हम लोगों ने हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया हुआ है इस चीज को, कि अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन और मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेम उसकी रीजन क्या थी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा है। अब यहां पर भी क्या है, वही जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो जितनी डीलोकलाइजेशन ज्यादा होती जाएगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। क्योंकि जब वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होगा तो हमें रिएक्शन करने के लिए पॉइंट नहीं मिलेगा। रिएक्शन कब होगा, जब प्रीवियसली मौजूद बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक करेंगे। तो अब हमें यही नहीं पता कि प्रीवियस बॉन्ड कहां पे मौजूद है। तो जब यही नहीं पता कि प्रीवियस बॉन्ड किस जगह पे मौजूद है तो हम लोग कैसे उस प्रीवियस बॉन्ड को ब्रेक करें। जब ब्रेकेज नहीं होगी तो न्यू बॉन्ड भी नहीं बनता। तो हम लोगों ने 9th क्लास में बेटा डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी वाले टॉपिक में कि अगर हम लोगों ने सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करना है, पहले सोल्यूट सोल्यूट की इंटरेक्शन ब्रेक हो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन ब्रेक हो, फिर वो आपस में बॉन्ड करें। तो सेम यहां पर है, स्टेबिलिटी इसीलिए है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का हमें नहीं पता, या पोजीशन का नहीं पता तो हम लोग उसी हिसाब से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो नहीं करवा सकते। फिर थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी डिटरमाइंड बाय हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एशन प्रोसेस को बोलते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन को एडिशन किया जाता है या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, वो बेटा हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। अब यहां पर क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 8 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को। तो ये होती क्या है, इसकी रिफाइन अगर रहते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट की मिकदार दैट इज इवॉल्व जो कि खारिज होती है। कब खारिज होती है, व्हेन 1 मोल, 1 मोल किसका, किसी भी अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन का होगा इज ट्रीटेड, उसको हम लोग ट्रीट करवाते हैं यानी कि रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाएंगे, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ। किस लिए, टू मेक इट कंप्लीटली सैचुरेटेड, यानी कि वो एनर्जी जो कि खारिज होगी, कब खारिज होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कोई भी हो सकता है, सिंगल डबल बॉन्ड 1 हो, डबल बॉन्ड 2 हो, ट्रिपल बॉन्ड 1 हो, ट्रिपल बॉन्ड 3 हो, जितने मर्जी बॉन्ड्स मौजूद हो, लेकिन जितनी एनर्जी 1 मोल किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन ऐड करने के दौरान में खारिज होगी ना, वो बेटा हमारे पास क्या कहलाएगी,
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बुनियाद के ऊपर हम लोग जो है ना वो स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी ना बेटा कम खारिज होगी, उतना वो एलिमेंट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा खारिज होगी वो उतना अनस्टेबल होगा। जैसे इसकी मिसाल हम लोग ये भी लेंगे, आगे डिस्कस भी करना है इसको, कि अल्लाह ना करे किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लीडिंग होती है, उसके ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा हो अगर बॉडी से, तो जितना ब्लड ज्यादा बाहर निकलेगा उतने उसके बचने के चांसेस कम होते हैं उस टाइम तक, जब तक हम लोग उसको बाहर से नहीं दे। जितना ब्लड उसमें से कम रिमूव होगा उतने उसके स्टेबल रहने के, जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा। तो यही हम लोग कंपेयर यहाँ पे करेंगे कि जितनी हाइड्रोजन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा खारिज होगी उतना वो अनस्टेबल, जितनी कम खारिज होगी उतना वो स्टेबल होगी। इसके लिए हम लोगों ने ना यहाँ पे एक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर साइक्लोहेक्सीन। अब ये जो साइक्लोहेक्सीन है ना इसमें हम लोगों ने एक डबल बॉन्ड लिया और बाकी जो है वो इसके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो है इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है हम लोगों ने। जब हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है देखे हम लोग तो एक डबल बॉन्ड है, जब एक डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बेटा एक वजह से यहाँ पे खाली होनी है, एक यहाँ पे खाली होनी, दोनों जगहों पे एक एक वजह से खाली होनी है ना। तो हमें कितने चाहिए, 2 एटॉमिक हाइड्रोजन चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में 2 एटॉमिक हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो दोनों के साथ एक हाइड्रोजन बेटा दाखिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, ये जब साइक्लोहेक्सेन बन गया इसके बनने के दौरान में कुछ एनर्जी यहां पर से खारिज होती है, वो कितनी खारिज होती है, -119.5 किलो जूल्स पर, यानी कि एक मोल अगर हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं तो उसके दौरान में एनर्जी खारिज होगी -119.5 किलो जूल्स एनर्जी खारिज होगी। ये माइनस का साइन हम लोग इसलिए देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। पॉजिटिव का साइन इसलिए देते हैं क्योंकि वो एंडोथर्मिक हो, तो ये एक्सोथर्मिक है, हीट खारिज हो रही है, तो इस दौरान में जो इतनी एनर्जी खारिज हो रही है। फिर नेक्स्ट, हमेशा हम लोग कोई भी दो वैल्यूज की स्टेबिलिटी यानी कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है वो कंपैरिजन से करते हैं, एक अकेली चीज का कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग मिनिमम 2 चीजों का कंपेयर करवाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डेल्टा एच फॉर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन। हेक्साडाइइन, डाई का मतलब क्या है, 2 है, क्या 2 है, डबल बॉन्ड बेटा 2 है। तो एक ये फर्स्ट पोजीशन पे है और एक थर्ड पोजीशन पे, नंबरिंग कर ले 1 2 3 4, तो ये नंबरिंग करेंगे तो एक फर्स्ट पे एक थर्ड पे है, इसलिए 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन है, 2 डबल बॉन्ड है बेटा। जब 2 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के दौरान में हमें एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का चाहिए था, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए। तो जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे इस दौरान में बेटा जो हीट यहां पर पहले तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन। इस साइक्लोहेक्सेन के बनने के दौरान में अगर हम लोग कैलकुलेट करें एक बॉन्ड ब्रेक करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एडिशन करने के दौरान में एनर्जी कितनी खारिज हुई, 119.5। 2 ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन एडिशन के दौरान में कितनी एनर्जी खारिज होगी, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -119.5, तो ये कैलकुलेट करेंगे ये बनेगी -239 किलो जूल्स पर मोल। यानी कि अगर कैलकुलेट करें जब एक मोल के दौरान में इतनी एनर्जी खारिज हो रही है, बॉन्ड के दौरान में इतनी एनर्जी खारिज हो रही है, तो 2 के दरमियान में जाहिर सी बात है डबल हो। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में, एक एक्चुअल यील्ड होती है एक थ्योरेटिकल यील्ड होती है। तो ये कैलकुलेटर कौन सी है, थ्योरेटिकल है, ये कौन सी है, एक्चुअल है, जो कि रिएक्शन के दौरान में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी बेटा ये ऑब्जर्व देखें हम लोग तो वो जो है ना वो बनती है हमारे पास -231.5 किलो जूल्स पर मोल। रियल में जो है ना वो इतनी एनर्जी वहां पर से खारिज हो रही है। अब फिर क्या करें हम लोग देखेंगे तो कैलकुलेशन के दौरान में एनर्जी ज्यादा खारिज हो रही, ऑब्जर्वेशन के दौरान में कम खारिज हो रही। फिर इनका डिफरेंस देखते हैं, वो डिफरेंस कैसे आएगा, वो डिफरेंस बेटा आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व।
कैलकुलेटेड में से ऑब्जर्व निकाल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस उसका आ जाएगा। तो यहां पे कैलकुलेटेड थी -239, फिर माइनस कर देनी है हम लोगों ने, अगले वाली वो कितनी है, -231.5। तो अगर हम वो डिफरेंस देखेंगे वो कितना डिफरेंस आएगा, 7.5 किलो जूल्स पर मोल का डिफरेंस आएगा। यानी कि रियल में एक बॉन्ड के दौरान में जब इतनी एनर्जी खारिज हो रही थी, दो बॉन्ड के दौरान में इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी रही है, -231.5। यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस बेटा यहां पे आ रहा है एनर्जी का 7.5 किलो जूल्स पर मोल। ये एनर्जी इतनी कहां पे गई, इतनी एनर्जी उसने अपने अंदर रख ली। जब अपने अंदर रख ली है तो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बेटा आप लोगों को बताया था कि जितनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वहां पे ज्यादा एमिट होगी उतना वो अनस्टेबल होगा। हम लोग यहां पे अगर लिख भी लें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी ना, ये क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्टेबिलिटी की। यानी कि अगर हाइड्रोजनेशन के दौरान में हीट ज्यादा खारिज होती है वो अनस्टेबल होगा, अगर कम खारिज होगी तो वो स्टेबल होगी। यहाँ पे यही चीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। खारिज होनी चाहिए थी इतनी, इतनी खारिज होती तो वो था अनस्टेबल। अब खारिज कितनी हो रही है, कम खारिज हो रही है। जब कम खारिज हो रही है तो मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट के दौरान में बंदे की ब्लीडिंग जो है ना, वो ब्लड खारिज होना था 239 किलो जॉल्स, एक जख्म होता तो -119.5 होना था, दो जख्म हुए तो खारिज कितनी हुई है, 239 होनी चाहिए थी, लेकिन खारिज हुई 231.5 जो है ना वो ब्लीडिंग हुई। इतनी उसके अंदर से ना ml ब्लड निकल गया। मतलब क्या है, 7.5 किलो जॉल्स ब्लड कम खारिज हुआ। जब कम खारिज हुआ तो उसकी स्टेबल रहने के, जितना ब्लड उसके जिस्म के अंदर आर्टरीज वेन्स में रहेगा उतना स्टेबल ज्यादा रहेगा। ये नहीं हो कि उसकी बॉडी के अंदर ही वो आर्टरीज वेन्स फट के ब्लड जो है वो पूरे के पूरे जो उनका बॉडी के सेल्स होंगे उनको डैमेज करना शुरू कर दे। नहीं, उनके वेसल्स के अंदर सर्कुलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने ये भी पढ़ा हुआ है ना कि उसकी दिमागी नालियां फट गई, दिमाग की आर्टरीज वेन्स फट गई, तो वो एक अलग फैक्टर है। हम लोगों ने ये देखना है कि आर्टरीज और वेन वैसे नहीं करा, ठीक है। तो बेटा वो चीज यहां पे आई। फिर नेक्स्ट, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी हमारी जो कैलकुलेशन थी उसके मुकाबले में ज्यादा, जो हम लोग सोच रहे थे ना कि ये अनस्टेबल ज्यादा होगा, उसके मुकाबले में हमारी सोच से ज्यादा ये स्टेबल है। फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 135 साइक्लो हेक्सा ट्राई। साइक्लो मतलब साइकिल है, हेक्सा का 6 है, ट्राई, ट्राई में क्या आएगा बेटा, 3 है। क्या 3 है, इन डबल बॉन्ड है। और हम लोग अगर इसी स्ट्रक्चर को देखें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कुछ ये पढ़ा था, पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड जो है वो मौजूद हम लोग शो करते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि शो करवाए जाते हैं हाइपोथेटिकली। तो ये इसका फार्मूला जब बेंजीन को हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इसका हाइपोथेटिकल फार्मूला, थ्योरेटिकल फार्मूला जो होता है वो 135 साइक्लोहेक्साट्राइजीन बनता है। रियल में बेंजीन होगा तो वो डी लोकलाइज होगा। फिर बेटा हम लोग इसको लिखेंगे, अब एक के दौरान में 1 मोल हाइड्रोजन, 2 के दौरान में 2 हाइड्रोजन, 3 के दौरान में 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दाखिल हो। और जब इतने दाखिल हो रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो ये कन्वर्ट करवाएंगे हम लोग साइक्लोहेक्सेन में। अब साइक्लोहेक्सेन में ये कन्वर्ट हो गया। फिर कैलकुलेटेड हीट देखते हैं हम लोग, तो एक जो एक के दौरान में थी -119.5, 3 के दौरान में कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ना, अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसको तो ये होनी चाहिए थी 358, हाँ ये होनी चाहिए थी 358.5 किलो जूल्स पर मोल माइनस। लेकिन जब हम लोगों ने ऑब्जर्व की है तो ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि ये खारिज हुई -208 किलो जूल्स पर मोल, यानी कि एनर्जी क्या है, कम खारिज हुई। जब एनर्जी कम खारिज हुई तो बाकी एनर्जी कहां पे गई, वो कैसे करेंगे, हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। वो डिफरेंस आएगा
358.5 माइनस इंटू -208, तो ये डिफरेंस आता है -150.5 किलो जाउल्स पर मोल का। इतना आना चाहिए का ना, सॉरी माइनस नहीं प्लस का, नहीं माइनस का ही है। इतनी एनर्जी क्या है वहां पर कम खारिज हो रही है। जब इतनी एनर्जी वहां पे कम खारिज हो रही है, तो इतनी एनर्जी कम खारिज हो, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। इतनी एनर्जी कम खारिज होने की बुनियाद के ऊपर वो स्टेबल हमारी जो सोच थी उससे ज्यादा हो जाए। ये जो खारिज होने वाली, ये जो एनर्जी कम खारिज हो रही है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी का। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? द डिफरेंस, यानी कि फर्क, किस चीज का फर्क? ऑफ एनर्जी, एनर्जी का, बिटवीन हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल या कैलकुलेटेड हम लोग इसको बोलते हैं, हाइपोथेटिकल कंपाउंड। हाइपोथेटिकल यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ बुक्स के अंदर हो, उसकी रियल में एग्जिस्टेंस पॉसिबल ना हो, वो हाइपोथेटिकल होता है। एंड एक्चुअल कंपाउंड, एक्चुअल मतलब जिसको हम लोग रियल लाइफ में लेके जाके उसके रिएक्शंस करवाते हैं, वो जो होगा ना, उनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग रेजोनेंस एनर्जी का नाम। और रेजोनेंस एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, यानी कि जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, जितना एनर्जी का डिफरेंस जो कि यहाँ पे आ रहा होगा वो ज्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, मैंने वो एग्जांपल आप लोगों को बारी बारी एग्जांपल वही ब्लड वाली दे रहा हूं कि जितना ब्लड ज्यादा खारिज होगा उतना वो बचने के चांसेस कम है, जितना कम खारिज होगा उतने बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। यहां पर क्या है? इतना कम खारिज हो रहा है, तो इतना कम खारिज हो रहा है तो मतलब उसके बचने के चांसेस ज्यादा है। इसी को ना हम लोग बेटा एक ग्राफ की फॉर्म के अंदर भी लेके चलते हैं पहले तो। यहां पर हम लोग, यहां पे हम लोग ले लें फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और यहां पे हम लोग ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी या हीट ऑफ, सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी हम लोग कह सकते। अब फिर क्या करेंगे? अब फिर सबसे पहले तो हम लोग ये लेंगे साइक्लोहेक्सेन को। साइक्लोहेक्सेन हम लोगों ने यहां पे लिया, एनर्जी कितनी खारिज हुई थी इस दौरान में? -119.5 किलो जूल पर मोल, 1 डब्ल्यू। फिर हम लोग क्या करेंगे? ये वाला साइक्लोहेक्साडाइईन वाला लेंगे। इस दौरान में एनर्जी कितनी खारिज हुई थी? -231.5। लेकिन अगर हम लोग देखें, एक हाइपोथेटिकल भी आता है इसी का, हाइपोथेटिकल थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा। इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कितना था हम लोगों ने देखा? 7.5 किलो जॉल्स पर मोल का। फिर इसके बाद लास्ट वन जो है ना, वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट बेंजीन का। रियल में बेंजीन कुछ ना यहां का करके आता है, लेकिन अगर हम लोग उसको भी हाइपोथेटिकली देखें, वो भी इतना ऊपर चला जाएगा।
अब ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी -208, टोटल एनर्जी कितनी थी -35.358 सॉरी 0.5, और डिफरेंस कितना आया था 150 किलो जूल्स पर मोल। अब देखें यहां से हम लोग दोबारा से ग्राफ में से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये जो है ना हमारे पास 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, यानी कि अनसैचुरेशन ज्यादा है, ये ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था। ज्यादा अनस्टेबल होने के लिए क्या है, इसकी एनर्जी भी ज्यादा खरीद होनी चाहिए, हायर स्टेट में जाना चाहिए। लेकिन रियल में क्या है, ये नीचे एग्जिस्ट कर रहा है। जब नीचे एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी का चांस ज्यादा है। स्टेबिलिटी के चांस उस टाइम ज्यादा होंगे जब वो ज्यादा नीचे आएगा। ज्यादा नीचे आने का मतलब क्या है, एनर्जी जो खारिज कर रहा है ना वो कम होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बेंजीन देखते हैं तो बेंजीन जो है ना, बेंजीन के अंदर भी कुछ इसी तरीके से, रियल में बेंजीन को एनर्जी जब 3 डबल बॉन्ड है तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन वो 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी एनर्जी कम खारिज कर रहा है। वो कम खारिज कैसे कर रहा है, वो खारिज कर रहा है -208, तो इतना एनर्जी का डिफरेंस है। 3 डबल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन वो उसने बोला था ना कैक्यूल ने, अब 3 डबल बॉन्ड नहीं है, फिर भी हम लोग अगर देखते हैं 3 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को इतनी एनर्जी खारिज करनी चाहिए, बेंजीन इतनी कर रहा है। मतलब क्या है, बेंजीन 3 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से नहीं मिलता। अगर 3 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से मिलता होता तो उसको एनर्जी इतनी खारिज करनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलता, इस वजह से कम खारिज कर रहा है। जो कि बेंजीन की एक तो स्टेबिलिटी को शो करता है, दूसरा ये शो करता है कि उसमें 3 डबल बॉन्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद। जब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जितनी डीलोकलाइजेशन बेटा ज्यादा होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितनी एनर्जी वो कम खारिज करेगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो बेंजीन इन सभी चीजों को फॉलो कर रहा है, इस वजह से दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, ये हमारा आज का सारा टॉपिक था स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का। अब ये जो बेटा बेंजीन की स्टेबिलिटी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी बहुत दफा पूछी जा चुकी है इस चैप्टर में से। उसके अलावा व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी या डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी की डिफाइन जो है ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो आप लोगों ने सारा कंप्लीट डिटेल के साथ वहां पर लिखना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह।